पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों और महकमों के अंदर तकरीबन हर जगह पर आपको फ़ौजी अफसरान देखने को मिल रहे हैं जो कि आला उहदों पर फायज हो चुके हैं। नैब के अंदर भी हाजिर सरबस फ़ौजी अफसरान की तैनातियाँ हो रही हैं और नादरा के अंदर भी हुई हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने हर चीज़ पर कम्प्रोमाइज़ कर लिया है इक़्तिदार हासिल करने के लिए। तो देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि बात इस तरह से है कि आप देखें अभी सऊदी अरब के अंदर 12,000 अफगानी बाशिंदे ऐसे पकड़े गए कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे। तो इस मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं पिछले अरसे में। मिशन इमरान खान को सक्सीड करने के लिए जनरल शुजा पाशा से लेकर जनरल फैज़ हमीद तक हर इंसान ने अपना भरपूर हिस्सा डाला था और उसके लिए तमाम सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियां पैदा की गई थी। देखिए अगर तो कोई जमहूरी मुल्क हो या जमहूरियत की जड़ें मजबूत हों इस मुल्क के अंदर, तो हम भी इस बात की मजम्मत करें जी कि फ़ौज का कोई काम नहीं बनता है ऐसे इदारों में दखल अंदाजी करना या हर महकमे के अंदर फ़ौज के अफसर का लगना गलत है, नहीं होना चाहिए। अभी भी ये कोई काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तान के हर महकमे के अंदर अपने बंदे लॉन्च किए गए थे। आप देख लेंगे फौज के अंदर भी एहतसाब हो रहा है, पुलिस के अंदर भी इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया था। हाथा के सरकारी टीचर्स को आप देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको एक पीटीआई का कल्ट मिल जाएगा। बैंकों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे ही तैनात किए गए जो कि पीटीआई के सपोर्टर थे। तो ये लोग जो सारे हैं जिन्होंने सालों तक इमरान खान साहब के लिए काम किया, इन तमाम लोगों को इसी वजह से भर्ती किया गया, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है बदकिस्मती से हमारी जो ज़्यादा आबादी है वो तो गरीब लोगों की है, और जो हमारे अमीर लोग होते हैं उनका हमेशा से इन्फ्लुएंस होता है हमारे गुरबा पर। शख्सियत परस्ती तो वैसे भी अपने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर। तो ऐसे लोगों को अच्छी जगहों पे मैनेज किया गया। आप जिस बंदे की महीने की 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह हो या 1 लाख से भी ऊपर हो, तो उसके जेर असर कोई 40-50 लोग जरूर आ जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था 8-10 साल लगा कर आपने इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी को नंबर 1 बनाने के लिए, इनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए हर महकमे के अंदर जब इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की हुई हो, इतने ज़्यादा काम ख़राब किए हुए हों, तो वो 2 दिन में तो ठीक हो नहीं जाते। नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि ये जो गंद आपने डाला था इसको आप खुद ही साफ कीजिए। अब तो बात यह है कि अब जब नवाज शरीफ साहब ने फिर ये मुतालबा किया तो इदारों ने भी फिर उनसे कहा कि ठीक है, अगर हमने साफ करना है तो फिर आपको हमारी मर्जी से कुछ काम करने पड़ेंगे। फिर हम जिन जिन महकमों में ज़रूरी समझेंगे वहाँ पर हमारे बंदे भी लगाएं। फिर वो धीरे धीरे करके इन तमाम मामलात को जो है वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पर लाएंगे। तो 2-4 साल तो इन चीज़ों में लग ही जाते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 साल तो मेरे ख्याल से तो लग ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराबियाँ हो चुकी हैं हर महकमे के अंदर। आपको जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि हर महकमे के अंदर आपको खराबियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये बात है कि अभी जो मामलात हैं इनको साफ़ किया जा रहा है, धीरे धीरे मामला ठीक हो जाएंगे। अभी आप देखिए कि जो मुशर्रफ साहब के नाम पर जमात बनाई गई थी उसको भी इलेक्शन कमीशन ने उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रही है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला ने भी आकर सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जो स्मगलिंग हो रही है बॉर्डरों से उसमें इदारों के लोग मुलव्वस हैं और उनका भी एहतसाब किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर दाखिला की इतनी अथॉरिटी है, और वो भी निगरान काबीना के वज़ीर दाखिला की, उसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी इदारे का इस तरह से नाम ले ले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई इस तरह की बात कर दे? तो पीछे कोई था जिसने ये बात की थी। तो मिशन जो है वो क्लीन स्वीप जारी है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ जारी है। अब टाइम तो लगता है चीज़ों को, कोई काम आपने 10 साल लगा कर अगर ख़राब किया हुआ है तो कोई 2-3 साल तो आपको लग जाएंगे फिर उसको वापस ठीक करने में भी। तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा जी कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए या इस तरह की बातें, ये तमाम अफवाहें। तो आपको पता है कि वैसे भी हमारी एक जमात और उसके जो सरकर्दा सहाफ़ी हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो वैसे भी अफवाहें फैलाने में बड़े ही कोई माहिर हैं। पिछले दिनों में तो इन्होंने फ़ारूक हबीब साहब को भी अल्लाह के हवाले कर दिया था, अल्लाह माफ़ करे। तो आज आपने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। तो ये बात है कि ये अफवाहें फैलाने में बहुत ही महारत रखते हैं। वो मैं हमेशा इनको क्रेडिट देता हूँ कि जो पीटीआई के लोग हैं, आप इनसे प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करवा लें, उसमें ये माहिर हैं। कोई इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता उन चीज़ों में। पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने तरबियत हासिल की है, पर इनसे बाकी जमातें या और कोई इदारे भी अगर होंगे तो वो शायद 100 साल पीछे चल रहे हैं और ये 100 साल आगे हैं उनसे।
تو وہ بات ہے کہ انہوں نے اب اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا جی کہ نواز شریف صاحب بھی کمپرومائز ہو گئے اور ہر چیز میں فوج کے زیر اثر چلا گیا پاکستان کا ہر محکمہ، اور اب فوج کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم اس چیز کو سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن مجبوری ہے، اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سویلین آ کر یہاں سے اکھاڑ پچھاڑ کر دے گا تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ عدالتوں کا آپ حال دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا چیف جسٹس بھی فل کوٹ بنا کر اپنی جو آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے بنتے تھے وہ اس طرح سے 100% امپلیمنٹ ان پہ نہیں کروا پائے۔ ہر محکمے کے اندر تقسیم ہے، تمام اداروں کے اندر تقسیم موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک وقت درکار ہے اور وقت لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد فوج انکار کر دے گی کہ ان محکموں سے وہ واپس نہیں جائے گی، اپنی حدود تک محدود نہیں ہوگی یا اس طرح کی باتیں۔ فوج نے پہلے اپنے پر پھیلا کر سیاست میں اپنی انٹری مار کر، یہ 10-12 سالوں میں، پچھلے 10-12 سال خاص کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں فوج نے بہت زیادہ مزے چکے ہیں۔ جو باجوہ صاحب اپنا جی جان لگا کر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا تھا باجوہ صاحب نے، تو جو عزت افزائی پھر باجوہ صاحب کی ہوئی ہے وہ میں نے تو آج تک اس سے پہلے کسی آرمی چیف کی نہیں دیکھی۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا تھا، لیکن کسی نے جی ایچ کیو اور سرکاری جو عمارتیں ہیں، جو اداروں کے دفاتر ہیں، ان پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ اداروں کے ہسپتال بھی نہیں چھوڑے پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ تو اس قدر ذہن سازی ہوئی ہے ان لوگوں کی۔ تو خیر اتنے بڑے کام سسٹم کے اندر سے سپورٹ نہ ہو تو کر رہے ناممکن ہوتے ہیں، اور اگر اور کسی نے کیے ہوتے تو اب تک اس کا احتساب بھی پوری دنیا دیکھ چکی ہوتی۔ تو جو معاملات اتنی سمجھداری کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ اگر مینج کیے جا رہے ہیں تو اس پہ پھر کوئی بڑے راز والی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کہیں پر کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے، ہر محکمے کے اندر عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے عشق میں مبتلا لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ باجوہ صاحب نے ایک صحافی کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ ہم بھی عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو وہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا جو عشق ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ادارے اپنا ڈالا ہوا گند صاف کرنے کے بعد اپنی حدود میں واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان کی معیشت کی ابھی آپ حالت دیکھ لیں، تو ابھی آپ کے پاس یہی دو آپشن ہے۔ وہ آرمی چیف صاحب نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہمارے پاس دو آپشنز تھے، یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو اور اس تمام سیٹ اپ کو کنٹینیو رکھتے اور معاذ اللہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا یا شاید ٹوٹ جاتا، اس طرح کے معاملات ہو جاتے، یا ہم عمران خان کو بچا سکتے تھے یا پھر ہم پاکستان کو بچا سکتے تھے۔ تو ہم نے پاکستان کو بچانا بہتر سمجھا، مناسب سمجھا۔ تو وہ بات ہے کہ پاکستان کو یہ بچایا جائے گا اور انشاءاللہ سے ہمارا ملک قائم و دائم رہے گا۔